लुक्का की ओर देखकर चुपचाप ऑनरेकल अलायंस लीडर की स्वीकृति मांगी, जिस पर लुक्का ने अपना सिर हिलाया। दृश्य परिवर्तन नाटाम ड्रैगन पैलेस में वासु अपने सिंहासन पर बैठा था। सिंहासन के बगल में काले रंग का एडमांटाइट डूमब्लेड पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। काली तलवार को देखते हुए लोग महसूस कर सकते थे कि इस तलवार में हिंसक हत्या का इरादा दबा हुआ है और बाहर आने का इंतजार कर रहा है। वासु अपनी नियमित पोशाक में था। हालांकि बुजुर्ग धामा ने वासु को बैठक से पहले तैयार होने और क्राउन पहनने की सलाह दी थी, लेकिन ड्रैगन सम्राट ने उसकी बात नहीं मानी। ये लोग इसके लायक नहीं हैं। जब वासु जानता है कि इस मीटिंग में उसे धमकाया जाएगा, तो इन लोगों के साथ विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार क्यों करना? लुक्का शायद वासु पर दबाव बनाने के लिए ऑरेकल अलायंस का इस्तेमाल करने वाला था और उससे अपने बेटे को सौंपने के लिए कहेगा। बुजुर्ग धामा और विकास वासु के सामने खड़े थे। बुजुर्ग धामा के हाथ में एक चमकीला गोल आकार का क्रिस्टल था। यह क्रिस्टल बुजुर्ग धामा को इकोनेक्सस साम्राज्य के दूत ने दिया था। इस चमकते क्रिस्टल का संकेत यह था कि अब मीटिंग शुरू होने वाली थी। बुजुर्ग धामा ने वासु की ओर देखा और उसकी मौन स्वीकृति मांगी, जिस पर उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। बिना एक सेकंड बर्बाद किए पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी हथेलियों में चमकते क्रिस्टल में अपना मन डाला। जैसे ही उनका मन क्रिस्टल तक पहुंचा, गोल आकार का क्रिस्टल तैरने लगा। यह देखकर विकास और बुजुर्ग धामा पीछे हट गए, जबकि गोल आकार का क्रिस्टल हवा में तैरने लगा। क्रिस्टल से आने वाली तेज रोशनी तेज हो गई। अगले ही पल पूरे सिंहासन कक्ष में फैली हुई तीव्र चमक फीकी पड़ने लगी। क्रिस्टल ने अपना आकार बदल लिया था और 2 मीटर लंबे पतले कांच में बदल गया था। वासु ने अपनी आंखें सिकोड़कर शीशे पर दिखाई देने वाले 22 चेहरों को देखा। 22 चेहरों में से वासु ने कुछ को पहचान लिया, क्योंकि बुजुर्ग धामा ने उसे उनके चित्र दिखाए थे। हालांकि वह नहीं जानता था कि इकोनेक्सस सम्राट कौन था। हालांकि वह नहीं जानता था कि इकोनेक्सस सम्राट कैसा दिखता था, लेकिन उस आदमी की अनोखी आभा से ही वासु यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि इकोनेक्सस सम्राट कौन था। यह वही आदमी था जो बीच में बैठा था। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी था, जिसके बारे में वासु ने अनुमान लगाया कि वह इकोनेक्सस साम्राज्य का प्रधानमंत्री है। तो ऑरेकल अलायंस का हर सदस्य अपने प्रधानमंत्री के साथ यहां है। वासु ने हर चेहरे को देखते हुए सोचा। उसकी तेज याददाश्त की वजह से उसके लिए इन चेहरों को एक बार देखना ही जिंदगी भर याद रखने के लिए काफी था। सब कुछ देखने वाला दर्पण। पीक 4 स्टार। विवरण: एक रहस्यमय कलाकृति जो एक पुराने खंडहर में मिली थी। इस कलाकृति की उत्पत्ति आज भी रहस्यमय बनी हुई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कलाकृति उन नायकों में से एक की थी जिन्होंने राक्षसों को हराया था और अंततः क्रूरता युग का अंत किया था, जबकि कुछ का दृढ़ विश्वास है कि यह रहस्यमय कलाकृति दानव कमांडरों में से एक की थी। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि यह रहस्यमय कलाकृति क्रूरता युग से पहले भी अस्तित्व में थी और उस समय की महाशक्तियों में से एक की थी। 1 लाख वर्षों में इस रहस्यमय कलाकृति की गुणवत्ता और कई कार्य नष्ट हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप इस कलाकृति की रैंक 5 स्टार से गिरकर 4 स्टार तक पहुंच गई। ओनेल सीइंग मिरर के मुख्य कार्यों में से एक उपयोगकर्ता को इस ग्रह पर कहीं भी टेलीपोर्ट करने की अनुमति देना था। इस शक्तिशाली कलाकृति का मुख्य कार्य खो गया है। फंक्शन 1: ऑल सीइंग मिरर का उपयोग करके 2 पक्ष एक दूसरे को देख सकते हैं और संवाद कर सकते हैं, भले ही दोनों पक्ष महाद्वीपों से दूर हों। ऑल सीइंग मिरर में 10 गोल आकार के क्रिस्टल ऑनर्ब्स हैं। जब तक दूसरे पक्ष के पास क्रिस्टल ऑनर्ब्स में से एक है, तब तक दूसरा पक्ष पहले फंक्शन का उपयोग करने में सक्षम होगा। फंक्शन 2:
ओनेल सीइंग मिरर 5वें आदेश के तहत किसी भी भ्रम को देख सकता है। वासु को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि इको नेक्सस सम्राट या कोई अन्य सम्राट क्या पोशाक पहनता था। उसे किसी भी प्रधानमंत्री में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यही बात लुक्का के लिए भी कही जा सकती है। बुजुर्ग धामा और विकास दूसरी ओर से 11 सम्राटों और उनके प्रधानमंत्रियों के चेहरे देख पा रहे थे। इस बीच दूसरी तरफ आईने में एक सुंदर युवक अपने सिंहासन पर बैठा हुआ उन्हें घूरता हुआ दिखाई दिया। वह न तो अलौकिक रूप से सुंदर था और न ही बदसूरत। उसके पास अनोखे नीले लंबे बाल थे। उसकी पुतलियां लाल थीं। उन आंखों को घूरते हुए सम्राटों को लगा जैसे वे जंगली जानवर को देख रहे हों। उसकी आंखें शांत थीं। उसकी आंखें इतनी शांत थीं कि सम्राटों को यह परेशान करने वाला लगा। उसकी आंखों का लाल रंग उसके हिंसक और निर्दयी स्वभाव को दर्शाता है। लाल रंग उसकी त्वचा के रंग को दर्शाता है। यह उन लाखों लोगों की जान को दर्शाता है जो इस आदमी ने ली थी। अपने सिंहासन पर बैठे हुए युवक ने 11 सम्राटों को एक शांत चेहरे के साथ देखा, जिससे उन्हें लगा कि वह उन्हें नीचे देख रहा है, ठीक लुक्का की तरह, जिसके चारों ओर एक राजा की आभा थी। युवक के चारों ओर भी एक विशेष आभा थी जो दूसरों को हीन महसूस कराती थी। वह मेरे बेटे से भी छोटा है। सोचिए, इतनी कम उम्र में उसने इतना कुछ हासिल कर लिया है। सिंदूर सम्राट वासु से बहुत प्रभावित हुआ। वह बहुत छोटा था, फिर भी उसके काम बहुत परिपक्व थे। तो आप लुक्का हैं। अंततः उस आदमी को घूरने के बाद जिसने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को नष्ट कर दिया था और जिसने उसके प्यारे बेटे को लंबे समय तक कैद कर रखा था, इको नेक्सस सम्राट ने चुप्पी तोड़ी। मैं मानता हूं कि आप लुक्का हैं। हम इस पर लुक्का ने नाक भौं सिकोड़ी और उसका चेहरा और भी घमंडी हो गया। वासु की कम उम्र देखकर लुक्का को लगा कि उसका आत्मविश्वास बढ़ गया है। उसके विचार थे कि वासु ने चाहे कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ली हों, आखिरकार उसका अनुभव लुक्का से कभी मेल नहीं खा सकता, जो कई शताब्दियों से इको नेक्सस साम्राज्य पर राज कर रहा है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं एक 19 साल के लड़के से हार जाऊं जिसके अंडकोश अभी अभी विकसित हुए हैं। ये लुक्का के विचार थे। बेटे, ऐसा लगता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ठीक से नहीं पढ़ाया। वे तुम्हें ड्रैगन और चींटी के बीच का अंतर सिखाना भूल गए। लेकिन चिंता मत करो, उनकी जगह मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लुक्का की तुलना सुनकर न तो बुजुर्ग धामा, न वासु और न ही विकास खुद को जोर से हंसने से रोक पाए। अचानक वासु अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। हा 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 हा, यह तो बढ़िया मजाक था। वासु ने लुक्का को अंगूठा दिखाते हुए कहा। यह देखकर लुक्का ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठियां कस लीं। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। गुस्से में उसके कंधे हिल रहे थे। अगर वासु उसके सामने होता तो लुक्का पहले ही गुस्से में वासु पर हमला कर देता। यह देखकर अन्य सम्राटों और उनके प्रधानमंत्रियों को शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या तुमने सचमुच अपनी तुलना ड्रैगन से की है? मुझे लगता है तुम भी अपने बेटे की तरह मूर्ख हो। वासु के शब्दों से लुक्का थोड़ा उलझन में पड़ गया। गॉब्लिन आक्रमण के दौरान मुझे यकीन है कि आप सभी ने एक ड्रैगन के बारे में सुना होगा जो अपने वंश को दिव्य रैंक तक विकसित कर रहा था। वासु ने लुक्का को मुस्कुराते हुए देखा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? लुक्का के कुख्यात चाटुकार रीज गिलियम ने पूछा, जो मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य का सम्राट था। बेवकूफों, मुझे लगता है कि तुम नहीं जानते। काश तुम लोगों ने मेरे जीवन पर थोड़ा और गहराई से शोध किया होता। यह सुनकर हर सम्राट के दिल में गुस्सा बढ़ने लगा। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं वासु हूं, इतिहास में एकमात्र ड्रैगन जिसका रक्तवर्णी दिव्य ड्रैगन वंश है। मैं ड्रैगन सम्राट हूं। मैं सभी ड्रैगनों का राजा हूं और मैं तुम्हारा विनाश हूं।
जैसे ही ये शब्द बोले गए, लुक्का को लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। लुक्का और उसके प्रधानमंत्री की आंखें गहरी सदमे में फैल गईं। इस बीच अन्य सम्राटों और उनके प्रधानमंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि उन्हें याद आया कि वासु ने भूत जाति का कितना विनाश किया था। महीनों से मीटिंग रूम में हर कोई उस आदमी की पहचान करने की कोशिश कर रहा था जिसका रक्त दैवीय था। ये वही आदमी था जो कीमिया की देवी का मंगेतर था। किसी ने नहीं सोचा था कि वासु वह व्यक्ति था। अब मुझे अंततः समझ में आया कि उस कमीने ने अचानक उग्रसेन साम्राज्य के साथ गठबंधन क्यों किया। लुक्का ने इको डोमिनियन सम्राट के बारे में सोचा है। गोब्लिन के आक्रमण के बाद लुक्का को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इको डोमिनियन साम्राज्य उनका सबसे बड़ा दुश्मन था और उनका प्रतिद्वंद्वी उग्रसेन साम्राज्य के साथ गठबंधन कर रहा था। कुछ महीनों के बाद उग्रसेन साम्राज्य के तेजी से बढ़ते उदय को देखने के बाद लुक्का ने मान लिया कि इको डोमिनियन सम्राट एक उभरते हुए शक्तिशाली साम्राज्य के साथ गठबंधन करके अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब आखिरकार उसे सब कुछ समझ में आ गया। चूंकि वासु ओनार्ड परिवार के मुखिया का दामाद था और चूंकि ओनार्ड परिवार इको डोमिनियन साम्राज्य की सेवा करता था, इसलिए इको डोमिनियन साम्राज्य और उग्रसेन साम्राज्य का मित्र बनना स्वाभाविक है। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं वासु हूं, इतिहास में एकमात्र ड्रैगन जिसके पास क्रिम्सन डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन है। मैं ड्रैगन सम्राट हूं। मैं सभी ड्रैगन का राजा हूं और मैं तुम्हारा विनाश हूं। इन शब्दों को याद करके लुक्का को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि वासु इस तरह क्यों हंस रहा था, लेकिन मोटी चमड़ी होने के कारण लुक्का ने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उसका हाव भाव सामान्य हो गया। वासु के कहे शब्दों ने उन सभी को चौंका दिया। अब उनकी नजरों में वासु एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। मुझे परवाह नहीं है कि तुम दिव्य ड्रैगन हो या नहीं। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कीमिया की देवी के मंगेतर हो या नहीं। मुझे परवाह नहीं है कि तुम स्टारिन साम्राज्य के सम्राट हो या नहीं। और मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि तुम खुद को ड्रैगन सम्राट या कुछ और कहते हो या नहीं। तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है। तुमने इको नेक्सस साम्राज्य के राजकुमार को पकड़ लिया है। तुमने हमारे एक मित्र को नष्ट कर दिया है। ऑनरेकल एलायंस और इको नेक्सस साम्राज्य युद्ध के माध्यम से मामलों को सुलझा लेंगे। यह सुनकर वासु बस मुस्कुराया और जवाब में कुछ नहीं कहा। वासु की नजर में लुक्का इस समय अज्ञानी, अति आत्मविश्वासी, घमंडी और अहंकारी बन चुका था। यह स्पष्ट था कि इस आदमी को वास्तविकता की जांच की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से इतने शक्तिशाली साम्राज्य का सम्राट होने और ओरेकल एलायंस के समर्थन के साथ कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता। उसके ये गुण निश्चित रूप से उसे घुटनों पर ला देंगे। स्टारिन सम्राट, मैं आपको अपने बेटे को रिहा करने के लिए ठीक 24 घंटे दे रहा हूं। यदि 24 घंटे के भीतर इको नेक्सस साम्राज्य के युवराज को घर नहीं भेजा गया, तो मैं इस साम्राज्य की कसम खाता हूं, यह सिर्फ एक युद्ध से भी अधिक होगा। यह सुनकर वासु ने आखिरकार मुस्कुराना बंद कर दिया और गंभीरता से लुक्का की ओर देखा। बूढ़े आदमी, शायद 700 साल से ज्यादा जीने की वजह से आपकी निर्णय क्षमता धूमिल हो गई है। मुझे लगता है कि आप मौजूदा हालात को नहीं समझते। आपका बेटा मेरी जेल में है। मैं उसे क्यों जाने दूं? वासु लुइस को ऐसे ही जाने नहीं देने वाला था। इको नेक्सस सम्राट के शब्दों से यह स्पष्ट था कि भले ही वासु लुक्का को रिहा कर दे, लेकिन युद्ध अवश्यंभावी था। और जहां तक लुक्का की धमकियों का सवाल है, वासु को इसकी कोई परवाह नहीं थी। चूंकि तुम युद्ध चाहते हो, इसलिए उग्रसेन साम्राज्य तुम्हें युद्ध देगा। इस बिंदु पर वासु तंग आ चुका था। उग्रसेन साम्राज्य और ओरेकल एलायंस के हितों में भविष्य में किसी बिंदु पर टकराव होना तय था।
दोनों साम्राज्यों की नीतियां और हित अलग अलग थे। इसका मतलब यह था कि वासु के कार्यों के बावजूद उनके बीच युद्ध होने वाला था। यह युद्ध बड़ी मछलियों को खत्म करने और पूरे ध्रुव आइल महाद्वीप पर पूर्ण प्रभुत्व हासिल करने का एक अच्छा मौका था। यह सुनकर लुक्का ने अपने दांत पीस लिए। वह ऑनरेकल अलायंस का इस्तेमाल करके वासु पर अपने बेटे को रिहा करने के लिए दबाव डालने की उम्मीद कर रहा था, और एक बार जब उसका बेटा रिहा हो गया तो वह इस्तारिन साम्राज्य पर हमला करने वाला था। लेकिन वासु ने उस स्क्रिप्ट का पालन नहीं किया जो लुक्का ने अपने दिमाग में सोची थी। लुक्का के चेहरे पर भाव देखकर वासु संतुष्ट हो गया, लेकिन अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ था। अगले ही पल वासु का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमकने लगीं। उसका आभा मंडल ठंडा हो गया। उसने अपनी दाहिनी कोहनी आर्मरेस्ट पर रखी और अपना चेहरा अपनी हथेली पर टिका लिया। इस्तारिन साम्राज्य लुईस की उचित देखभाल कर रहा है। हर एक दिन मेरे नौकर वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को प्रतिदिन 3 बार भोजन खिला रहा हूं। उसे नियमित रूप से शरीर की मालिश मिल रही है। चूंकि जेल में उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैंने उसे कुछ कसरत भी करवाई ताकि वह ज्यादा मोटा न हो जाए। वासु की ठंडी आवाज और उसके शब्दों के बीच हर कोई उलझन में था। इससे पहले कि लुक्का कुछ कह पाता, अगले ही क्षण एक आकृति अचानक सिंहासन के सामने आ गई। उस आकृति को देखकर लुक्का और अन्य सम्राट गहरे सदमे में खड़े हो गए। लुक्का को यकीन ही नहीं हुआ कि यह उसका प्रिय पुत्र है। एक ही दिन में वह इतना बदल गया था। उसकी शक्ल किसी भिखारी से भी बदतर हो गई थी। उसके बाल गंदे और बिखरे हुए थे। उसका पूरा शरीर सूखे खून और कीचड़ से सना हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे। क्राउन प्रिंस वाकई बहुत कमजोर लग रहा था। उसके मुंह से अभी भी खून बह रहा था। उसकी नाक टूट गई है और उसका चेहरा खराब हो गया है। लुक्का जितना ज्यादा देखता, उसकी भावनाएं उतनी ही तीव्र होती जाती। लुक्का अपने बेटे से अपने पूरे परिवार से भी ज्यादा प्यार करता था। अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर उसे लगा कि उसके दिल में ज्वालामुखी फट रहा है। लुईस के शरीर पर अनगिनत घाव थे। लुक्का को अपने बेटे के शरीर पर चाबुक के निशान दिखाई दे रहे थे। वासु द्वारा लुक्का को यहां टेलीपोर्ट करने से पहले उसे 2 सैनिकों द्वारा लगातार बिजली के चाबुक से पीटा जा रहा था। लुई ने आईने में देखा। अपने पिता का चेहरा देखकर उसकी बेजान आंखों में कुछ उम्मीद लौट आई। पिताजी, पिताजी, कृपया मुझे बचा लीजिए। लुईस ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए लुक्का से विनती की। जब से उसे इस्तारिन सम्राट ने पकड़ लिया था, तब से उसका जीवन नरक बन गया था। उसे सिर्फ शारीरिक रूप से ही प्रताड़ित नहीं किया गया था, उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया था। उसे इस हद तक प्रताड़ित किया गया था कि वह आंसू बहाते हुए अपने पिता से उसे बचाने की भीख मांग रहा था। बेटा, यह देखकर लुक्का के दिल में गहरी पीड़ा हुई। इस समय लुक्का के चेहरे पर अहंकार, अति आत्मविश्वास और गर्व कुछ भी नहीं बचा था। लुक्का एक हताश पिता की तरह लग रहा था। लुक्का के चेहरे पर भाव देखकर वासु ने ठंडी मुस्कान बिखेरी और फिर सबके सामने लुईस को लात मारने के लिए आगे बढ़ा। टकराना! लुईस का सिर फर्श से टकराया और खून बहने लगा। हरामी! टकराना! लुक्का ने मेज तोड़ दी। उसकी आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो गईं। सम्राट का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। लुक्का ने अपने जीवन में कभी भी इतना अपमान और दर्द महसूस नहीं किया था। अब तुम्हें अपनी स्थिति का एहसास हो गया है। लुक्का, अगर तुम अपना साम्राज्य इस्तारिन साम्राज्य को सौंप दोगे तो मैं तुम्हारे बेटे की जान देने पर विचार कर सकता हूं। वासु पानी की जांच कर रहा था। वह देखना चाहता था कि लुक्का अपने बेटे की खातिर कितनी दूर तक जाने को तैयार है। वासु की बात सुनकर लुक्का का पूरा शरीर कांप उठा। लुक्का ने अपने बेटे की तरफ देखा।
जो भी उम्मीद भरी निगाहों से लुक्का को देख रहा था। लेकिन अपने पिता को चुप देखकर लुई के दिल में एक बुरी भावना पैदा हो गई। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही सभी ने पाया कि सम्राट खड़े होकर अपने बेटे को 5 मिनट से ज्यादा समय तक चुपचाप देखते रहे। हर बीतते सेकंड के साथ मीटिंग रूम में घुटन बढ़ती जा रही थी और हर बीतते सेकंड के साथ लुई को जल्द ही वह जवाब समझ में आने लगा जो उसके पिता देने वाले थे। नहीं, नहीं। लुई ने वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लुई ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसके पिता उसे छोड़ देंगे। लुक्का ने उदास चेहरे से अपने बेटे की ओर देखा। मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन मैं इस साम्राज्य को नहीं छोड़ूंगा। मैंने इस साम्राज्य का निर्माण किया है। मैं एक और बेटा पैदा कर सकता हूं, लेकिन मैं दूसरा साम्राज्य नहीं बना सकता। यह सुनकर लुईस की आंखें बेजान हो गईं। वह जानता था कि उसे छोड़ दिया गया है। लुईस ने सोचा कि लुक्का उसे इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन आज उसी पिता ने उसे दुश्मन की दया पर छोड़ दिया। चिंता मत करो, जल्द ही मैं इस तारिन साम्राज्य को खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा। वासु ने बहुत कुछ देख लिया था, इसलिए उसने एक झटके में लुईस को वापस जेल भेज दिया। वासु अब लुईस को मारने वाला नहीं था, जब तक वह लुक्का और ऑनरेकल अलायंस को हरा नहीं देता। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने अभी क्या भड़काया है। वर्तमान लुक्का एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया था। उसके दिल में क्रोध धीरे धीरे बढ़ रहा था। चलो युद्ध शुरू करते हैं, ये कहते हुए वासु ने एक छोटे से लाल बिजली के बोल्ट से दर्पण को नष्ट कर दिया। वासु जानता था कि यह युद्ध उसके द्वारा लड़े गए अन्य युद्धों की तरह आसान नहीं होने वाला था। इस युद्ध में वासु किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ेगा जिसके पास संसाधनों, सैनिकों, उपकरणों और हथियारों की कमी नहीं है। बैठक समाप्त होने के बाद सिंहासन कक्ष में सन्नाटा छा गया। वासु कुछ सोचते हुए प्रतीत हो रहे थे। कुछ मिनट बाद बुजुर्ग धामा ने चुप्पी तोड़ी और पूछा, महाराज, अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारे सहयोगियों को युद्ध के बारे में बताइए। मैं इको डोमिनियन सम्राट और हमारे अन्य सहयोगियों के साथ एक बैठक करना चाहता हूं। विकास, कृपया मेरे लिए इसकी व्यवस्था करें। मैं आज ही उनसे मिलना चाहता हूं। बुजुर्ग धामा, कृपया युद्ध के बारे में पिता को सूचित करने के लिए एक पत्र भेजें। विकास और बुजुर्ग धामा ने दोनों सिर हिलाए। महाराज, क्या आप सेलेस्टियल टेरेन से मदद मांगने की योजना बना रहे हैं? चूंकि वासु जानता था कि लुक्का क्या चाहता है, इसलिए वह रिया के माध्यम से 11वीं महारानी से मदद मांगने में सक्षम था। वासु की वजह से पत्र ऑनरेकल अलायंस को भेजा गया था। एल्वेन महारानी की मदद मांगने का उद्देश्य किसी भी विदेशी शक्ति को इस युद्ध में दुश्मन की मदद करने से रोकना था। अभी, हालांकि यह युद्ध कठिन होने वाला है, मुझे विश्वास है कि हम सेलेस्टियल टेरेन की मदद के बिना उनसे लड़ने में सक्षम होंगे। वासु इस युद्ध में ध्रुव आइल महाद्वीप के बाहर से किसी को भी शामिल नहीं करने वाला था। इसका मतलब है कि ईथरियल साम्राज्य भी इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता और उग्रसेन साम्राज्य की मदद नहीं कर सकता। एक तरह से यह युद्ध इस महाद्वीप की अगली महाशक्ति का निर्धारण करेगा। यह एक आंतरिक संघर्ष था, इसलिए वासु इस युद्ध में किसी भी विदेशी शक्ति को शामिल नहीं करना चाहता था। वासु ईथरियल साम्राज्य और सेलेस्टियल टेरेन को बैकअप सपोर्ट के तौर पर रख रहा था। अगर उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां उग्रसेन साम्राज्य को सिर्फ सपोर्ट की जरूरत थी, तो वह उन्हें इस युद्ध में शामिल करने वाला था। आज मौसम बहुत अच्छा है, सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा है। हाँ, कभी कभार ब्रेक लेना बुरा नहीं है। अपने बगीचे में एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे बैठे एडम और सोफिया
अपनी दोपहर की चाय का आनंद ले रहे थे। आज मौसम वाकई शांत था। सूरज बादलों में छिपा हुआ था। हल्की ठंडी उत्तरी हवाएं बगीचे में उनके समय को और भी सुखद बना रही थीं। आमतौर पर अद्विक और परिवार इस समय दोपहर का भोजन करते थे। चूंकि उनका दूसरा बच्चा जैक स्कूल गया हुआ था और शाम से पहले वापस नहीं आने वाला था, इसलिए उन्होंने दोपहर का भोजन छोड़ने और बगीचे में चाय के साथ अपना समय बिताने का फैसला किया। ओक वृक्ष के तने पर अपनी पीठ टिकाकर एडम ने अपना सिर सोफिया के दाहिने कंधे पर रखा और दूर तक देखने लगा। यह शांतिपूर्ण है, लेकिन मुझे अजीब तरह से ऐसा लग रहा है कि यह शांति तूफान से पहले की खामोशी है। एडम ने आज सुबह मिले सदमे को याद करते हुए कहा। फ्लैशबैक वाला अपने परिवार के साथ हल्का फुल्का भोजन करने के बाद ऑनर्ड परिवार के मुखिया अद्विक एडम काम करने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में चले गए। चूंकि उन्हें 1 महीने से ज्यादा हो गया था, इसलिए उनका बहुत सारा काम अभी भी लंबित था। एडम की मेज पर ढेर सारे कागजात थे जिन पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत थी। सांस। अपनी मेज पर पड़े कागजों के पहाड़ को देखकर एडम ने गहरी सांस ली। वह आदमी जो कभी इको डोमिनियन का जंगली शेर कहलाता था, अब कागजों के पहाड़ से वश में हो गया था। मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब मैं युद्ध के मैदान में सोया करता था। लेकिन बेचारा एडम क्या कर सकता था? उसकी पत्नी सोफिया ने पूछा था कि क्या उसे उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन वह आदमी इतना घमंडी था कि अपनी पत्नी को काम करने नहीं देता था। अब एडम को इस बात का पछतावा हो रहा था। एडम ने एक कागज उठाया और उसे पढ़ा। मुझे क्षमा करें महामहिम, वे रात में आए और कुछ ग्रामीणों की जान ले ली। दोस्त, परिवार, पति और पत्नियां एक झटके में चले गए। हम जानते हैं कि यह किसने किया, लेकिन हमारे पास अपने शहीदों का बदला लेने की शक्ति नहीं है। कृपया नायक, हमारा बदला लें और उन घृणित प्राणियों पर अपना क्रोध प्रकट करें। दुर्भाग्य से मैं आपके साथ नहीं जा सकता, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है और मुझे पता है कि आप सफल होंगे। वे तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं टिकेंगे। वे प्राणी, तुम उनमें से जितने चाहो निकाल सकते हो। इस दुनिया में जितने कम ऐसे नीच प्राणी होंगे, उतना ही अच्छा होगा। हमारे पास साहसी लोगों को काम पर रखने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। हम केवल ऑनार्ड परिवार पर ही अपनी आशा रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ अच्छा इनाम दे पाएंगे। एडम ने तारीख जांची। उसने पाया कि यह पत्र ओनार्ड परिवार को लगभग 4 दिन पहले भेजा गया था। स्प्रिंग विलेज के ग्राम प्रधान ने ओनार्ड परिवार को मदद की गुहार लगाते हुए यह पत्र लिखा है। सांस। यह पहली बार नहीं था कि इस क्षेत्र के लोगों ने उसकी मदद मांगी थी। एडम हमेशा अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करता है। एक और लंबित मामला। मुझे बस किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखना चाहिए जो ये छोटे मोटे काम कर सके। कागज को एक तरफ रखकर एडम ने दूसरा पत्र उठाया और उस पर लिखी बातें पढ़ने लगा। पिछले महीने की बजट रिपोर्ट। वेतन पर 10,000 स्वर्ण सिक्के, भोजन पर 5,000 स्वर्ण सिक्के, कवच और औषधि पर 12,000 रुपए। यह एडम का नियमित काम था। अद्विक का क्षेत्र बहुत बड़ा था, जबकि एडम के क्षेत्र में अपोगेल शहर मुख्य शहर था। वहां अन्य छोटे शहर, कस्बे और गांव भी थे जिनकी देखभाल एडम को करनी थी। चीजों को आसान बनाने के लिए अद्विक को भरोसेमंद लोगों को बैरन और नाइट्स का पद देने की अनुमति थी। बैरन छोटे शहरों और कस्बों के प्रभारी थे, जबकि नाइट्स गांवों के प्रभारी थे। एडम के अधीन कुलीन लोग हर महीने उसे अपने बजट, अपनी आय और अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में रिपोर्ट देते थे। चूंकि एडम को 1 महीने से ज्यादा समय हो गया था, इसलिए उसके लिए बहुत सारा काम लंबित था। दस्तक। वॉल्टर, तुम अंदर आ सकते हो। एडम वॉल्टर की आभा को महसूस करने में
सक्षम था। लकड़ी का दरवाजा खोलते ही बुजुर्ग धामा का जुड़वां भाई अंदर आया। यह वॉल्टर था। बुजुर्ग धामा के विपरीत वॉल्टर पहले से ही शादीशुदा था और उसका अपना परिवार था। लेकिन बुजुर्ग धामा की तुलना में वॉल्टर बहुत बूढ़ा दिखता था। उसके बाल सफेद थे और उसकी त्वचा झुर्रीदार थी। अगर बुजुर्ग धामा और वॉल्टर दोनों एक साथ खड़े होते तो कोई नहीं कहता कि वे दोनों जुड़वां हैं, क्योंकि बुजुर्ग धामा वर्तमान में 45 साल का दिखता है, जबकि वॉल्टर